Hello students, now we are going to start the fifth unit, that is continuity and differentiability. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली कंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यूअस वर्ड से बना हुआ है, और अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बिना ब्रेकिंग के अगर वो कंटिन्यूअसली ड्रॉ हो रहा है तो we will say that the function is continuous. लेकिन अगर उसका ग्राफ बनाते समय किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका ग्राफ ब्रेक डाउन होता है या वहाँ से टर्न ले लेता है, छोटा सा पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन दैट पॉइंट। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या 11th क्लास के ट्रिगो में आपने जो ग्राफ पढ़ा था, साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपका कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करता रहता था। कंटिन्यूअसली आपका जो है ग्राफ कुछ ऐसे मूव करता था इधर की तरफ और इधर की तरफ ऐसे मूव करता था। अगर हम कॉस का ग्राफ बनाते थे तो वो भी हमारा ऐसे मूव करता था। और तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स को हम कहते हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। लेकिन आपको याद होगा कि जब आप tan का ग्राफ बनाते थे तो कुछ ऐसे रेंज वाइज चलता था, फिर ऐसे रेंज वाइज चलता था, फिर ऐसे रेंज वाइज, मतलब कि -π/2 से +π/2 के बीच में ही वो ग्राफ बनता था, और उसके बाद हर π/2 के बाद उसका ग्राफ कट हो जाता था। तो हम कहते थे कि जो कहेंगे कि जो tan x है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता है, केवल -π/2 से +π/2 के बीच में ही कंटिन्यूअस होता है। तो मैं अब आपको पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है। बाकी जो जनरल मीनिंग में अगर आप देखो तो यही हुआ कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर स्ट्रेट वे बनता जा रहा है, स्ट्रेट वे का मतलब होता है कर्व में बने चाहे लाइन में बने, बिना ब्रेकिंग के बन रहा है, तो हम कहते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर कहीं ब्रेक डाउन हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। या दो चीज ध्यान रखना, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेनेवर इट इज डिफाइंड। अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है तो वो कंटिन्यूअस होगा, अगर डिफाइंड नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब मैं आपको दो चीज याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होता था जहां पर कि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता था। हमने उसमें यही पढ़ा था कि केवल दो सिचुएशन में हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता था। नंबर 1, व्हेन इट्स डिनोमिनेटर बिकम्स 0। अब जैसे tan 90 डिग्री को हम नॉट डिफाइन क्यों करते हैं? क्योंकि tan 90 की जो वैल्यू होती है 1/0 होती है। और दूसरा नॉट डिफाइन कराता है अगर कोई नॉन रियल नंबर आ जाए। नॉन रियल का मतलब होता है रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया। तो अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। और अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये तो आपका जनरल मीनिंग था कंटिन्यूटी का। मैं अब आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। उससे पहले चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा रियल फंक्शन क्या होता है। हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, रियल फंक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा रियल आती है। और रियल का मतलब होता है दोज नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर किसी नंबर को स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है तो हम उसको रियल कहते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नहीं आएगा, तो आपको याद दिलाऊंगा 11th में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए, यानी कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटके आंसर नेगेटिव में आता था, तो हम उसको कहते थे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, उसका जो रियल रूट है वो रियल नहीं है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी जो डेफिनेशन है वो रियल वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अ फंक्शन suppose f is a real value function। अब रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब वही हो गया कि वो फंक्शन जिसकी जो वैल्यू है वो रियल होगी। एंड लेट c be any point, मतलब उसके डोमेन में एक पॉइंट c है।
in the domain of point in the domain of f, मतलब उसके डोमेन में एक पॉइंट c है, then f is said to be continuous, then f is said to be continuous at point c if limit x tends to c f of x is equal to f of c। मीन्स आपको याद होगा कंटिन्यू लिमिट हमने पढ़ा था 11th क्लास में, अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि उसका जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम उसी लिमिट एग्जिस्ट में अगर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू उसी लिमिट को डायरेक्ट फंक्शन में पुट करते हैं, वो भी वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो वी विल से दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। कहने का मतलब है कि कंटीन्यूअस होने के लिए लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस की। एग्जांपल नंबर 1 आप देखो, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया है और अगर उसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है तो सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है उसको हम फंक्शन के अंदर पुट करके देखेंगे। और फंक्शन के अंदर अगर आप पुट करते हो और अगर उसकी डिफाइंड वैल्यू आ रही है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही एक लाइन लिख देंगे कि सिंस आवर फंक्शन इज डिफाइंड इन द गिवन इंटरवल देन इट इज द कंटीन्यूअस एट द गिवन। हमें केवल उन्हीं क्वेश्चनों में लिमिट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करना होता है जहां पर कि पार्टीशन हो रहा होता है, लेफ्ट के लिए कुछ और वैल्यू आ रही है, राइट के लिए कुछ और वैल्यू आ रही है। जैसे आप एग्जांपल नंबर जो है 4th की बात करो, सो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज x³ + 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, यानी लेफ्ट लिमिट के लिए और राइट लिमिट के लिए दोनों के लिए सेम फंक्शन है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो आपका fx जो है 1 होगा। आपको बताना है, हालांकि दिख रहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, वही चीज आपको शो करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स जब हम याद करो 11th क्लास में जब हम लेफ्ट में या राइट में वैल्यू पुट करने की बारी आती थी तो अल्टीमेटली तो हम उस वैल्यू को पुट करते थे ना, अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है तो हमने देखा कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है। आप x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो fx आपका 3 आ रहा है, और अगर 0 के इक्वल रखते हो तो 1 आ रहा है। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c, देखो आपको निकाला हुआ है दिखा करके, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू 3 आया और f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे को 1 दे रखा है, तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस नहीं है। ये मैं आपको वैसे ही समझाते रहा हूँ क्योंकि ये आपके बुक में ऑलरेडी किया हुआ है। मेन आपको मैं डेफिनेशन के साथ इसको कोरिलेट करा रहा हूँ। डेफिनेशन में आपको यही कह रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गया फिर हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देखेंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू भी इक्वल आ गया देन वी विल से दैट कि आवर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब क्वेश्चन है कि क्या हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, तो इसका आंसर है कि नो, हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा 2 नंबर में ही केवल। ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे। अब आप डेफिनेशन नंबर 2 देखो, मैं आपको बुक में ही बता रहा हूँ, आप अपने बुक से नोट कर लेना। स्टूडेंट आप देखो एग्जाम पेज नंबर 150 आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पेज नंबर 150 पर आपको दे रखा है कि अ रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in its domain। अगर अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तभी हम उसको कंटिन्यूअस कहेंगे, अदरवाइज से कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। यानी कि सपोज दैट अगर आपको कहा गया है R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर उसमें आपका जो है पार्टीशन हो रहा है,
इसी पॉइंट के चलते। तो जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे हम हर सब इंटरवल में चेक करेंगे। अगर हर सब इंटरवल में वैल्यू हमारी सेम आ रही है तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन हमारा जो है वो डिफाइंड नहीं है। सेम आ रही है तो कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तब जैसे आप एग्जांपल नंबर 7 को देखो, लिखा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस। स्टूडेंट आपको याद होगा मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा 11th क्लास में। मॉडुलस फंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ता है। अगर fx बराबर mod x है तो इसका मतलब है कि fx की वैल्यू -x होगी अगर x लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो मतलब कि 0 से छोटा का मतलब निगेटिव होता है। तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी नंबर जब मोड से बाहर निकलता है तो पॉजिटिव ही हो जाता है, लेकिन अगर आप मोड से बाहर निकाल रहे हो तो उस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लिखा है कि fx की वैल्यू -x होगी फॉर लेस देन 0 एंड x होगी फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वहीं एज इट इज बाहर निकाल दोगे, उसको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास यहाँ जो है 3 केसेज हो गया, c लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो अब अगर हम 0 की बात करते हैं तो f ऑफ 0 तो हमारा 0 आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो वहाँ पर आपका -c आ रहा है। तो -c जो है वो कोई भी नंबर लोगे तो माइनस में ही तो आएगा। तो जो लेस देन 0 है उसके लिए लेस देन 0 में कहीं भी पॉइंट आप चेक करोगे तो वो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर हम राइट की बात करें तो राइट हैंड के लिए सारे पॉजिटिव वैल्यू ही होंगे, तो राइट हैंड केसेज में भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब इस तरह से हमने ये देखा कि ये नेगेटिव में भी कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव में भी कंटिन्यूअस है, और इक्वल टू 0 पर भी 0 आ रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है और नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी कंटिन्यूअस है। यानी कि जो फंक्शन f है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स को देख लेना। आपको मैं एक्सरसाइज को के क्वेश्चन शुरू करा दे रहा हूँ। आपको एग्जांपल में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो आप पूछ लेना। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको पेज नंबर 156 को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, और इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चों अलजेब्रा वर्ड आते ही आपके माइंड में आ जाता होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर मीनिंग ये कह रहा है, आपने याद होगा हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी पढ़ी थी कि दो फंक्शन अगर प्लस के फॉर्म में है तो हम दोनों का लिमिट अलग अलग निकाल के प्लस का साइन लगा देते हैं। माइनस वाले में माइनस, मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में डिवाइड। और हमने डिवाइड वाले केसेस में एक चीज और पढ़ा था कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास है f और g, और अगर दोनों ही कंटिन्यूअस है रियल नंबर के लिए, तो अगर हम उन दोनों फंक्शन को प्लस करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, एंड दोनों का जो डिवीजन करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन स्टूडेंट्स डिवीजन के लिए एक कंडीशन लग जाएगा। अब वो कंडीशन क्या है? तो वही आपका जो हमेशा यूज होने वाला कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए इसके लिए कंडीशन होता है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। अब कुछ फंक्शंस आपके पास एग्जांपल्स हैं जो पेपर में तो नहीं आते हैं, लेकिन इसका ये याद होना चाहिए, और वो याद अगर रहेगा तो आपको क्वेश्चनों में बहुत हेल्प मिलता है। जैसे प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बच्चों रेशनल का मतलब होता है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन में qx। तो अगर px और qx हमारा डिफाइंड है तो उसका जो कोसेंट अभी हमने पढ़ा कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए।
अभी मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखा रहा था कि साइन फंक्शन हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, कोसाइन फंक्शन हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन tan हमारा केवल -π/2 से +π/2, मतलब कि जो फंक्शन जो हमारा tan x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। केवल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मींस π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, इसी तरीके से माइनस वाले में इन पॉइंटों पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, बाकी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो अब हम बात करते हैं एक और आपका थ्योरम है इसमें, जो हम सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो हमारा था थ्योरम नंबर, ये हमारा थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 1 में आपको बता दे रहा हूँ कहाँ है, वो वैसे ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ थ्योरम नंबर 1। हाँ, अभी जो हम बात कर रहे थे, सॉरी, अभी हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे थे, ये हमारा थ्योरम नंबर 1 था। और अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। थ्योरम नंबर 1 में कहा कि दो फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है f और g, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट कंटिन्यूअस होगा। वेरेवर जो दूसरा फंक्शन है वो नॉन कोसेंट वाले यानी डिवीजन वाले के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। अब उसी का कंटिन्यूएशन जो है आपका सेकंड थ्योरम है, वो कह रहा है कि अगर f और g दो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f o g, आपको याद होगा बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट चैप्टर में था, f o g रिवर्सिबल वाले के लिए इसे करते थे। तो अगर f और g दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f o g या g o f जो होगा दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। बहुत सिंपल है ये। एग्जांपल नंबर 19 आप देखो, लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो साइन थीटा हो गया और दूसरा एक्स स्क्वायर, जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं। और हमें पता है कि साइन भी कंटिन्यूअस होता है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होता है, तो दोनों का बाइनरी ऑपरेशन जो होगा एफ ओ जी यानी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। तो अब ये था हमारा एग्जाम्पल्स, और इसमें आपको अगर कहीं किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो आजकल गूगल मीट में बड़े आसानी से डॉक्यूमेंट शेयरिंग के तहत हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं कई बच्चों का क्लासेज लेता हूँ इसका, तो आप लोग गूगल मीट अपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और मेरे पास एक बार मैसेज भेजो, जिसको जो भी जहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं उसको डॉक्यूमेंट शेयर करके क्वेश्चन समझा दूँगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज एग्जांपल के बेस पर डायरेक्टली होने वाले हैं, जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब जो हमारे 6 ऑनवर्ड है वही क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक बार मैं फिर में थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ कि जैसे इन्होंने लिखा है कि आपको x बराबर 0 के लिए चेक करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो x = 0 है वो किस ग्रुप में राइज करेगा। हमारा फंक्शन जो है पार्टीशन दे रखा है इसमें कि f(x) की वैल्यू x है फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 1 और f(x) की वैल्यू 5 है फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो बच्चों मुझे बताओ कि x बराबर 0 किस में राइज करेगा, लेस देन इक्वल टू 1 में या ग्रेटर देन 1 में। तो आई होप सो कि सबका आंसर होगा कि लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। और जो x इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें, f(x) बराबर हमारा x है, हमें पता है कि f(x) बराबर x जो हमारी आइडेंटिटी फंक्शन होती है। और आपको याद होगा आइडेंटिटी फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हो तो बिना कट के सीधे आपका जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीचों बीच क्रॉस करता है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये कुछ ऐसे होता है, हमारा x और y से होता हुआ ये लाइन हमारा ऐसे जाता है। इसका जो ग्राफ है वो कहीं कट नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। अब इक्वल टू 1 की बात करें तो बच्चों x बराबर 1 जो है वो भी आपका f(x) 1 पर भी आपका f(x) बराबर x होगा, वहां भी कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एक और क्वेश्चन, तो हमारा ये क्वेश्चन है f(x) की वैल्यू 2x + 3 if x is less than equal to 2 and 2x - 3 if x is greater than 2।
यानी अगर देखा जाए तो नंबर 9 पर हमारे पास 2 आता है, तो 2 से लेफ्ट के लिए हमारे पास फंक्शन है 2x + 3, यहाँ पर 2 इंक्लूडेड भी है, और इसे ग्रेटर देन के लिए है 2x - 3। अब आपको इसमें बतानी क्या है क्वेश्चन में, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब हमें बताना है वो पॉइंट जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो यहाँ पर क्लियर है, सिंस fx = 2x + 3 for x is less than equal to 2 and less than equal to 2, which is a linear function, so it will be continuous at x, continuous for x is less than 2, लेस देन 2 के लिए कंटिन्यूअस फिक्स हो गया, इक्वल टू 2 की अभी हम बात नहीं करेंगे, एंड fx = 2x - 3 when x is greater than 2, so which is also a linear function, linear function होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, which is also a linear function, so it will also be continuous at x is greater than 2. now अब हम चेक कर रहे हैं for x = 2, मेन पॉइंट ये है, अब हम x = 2 के लिए करेंगे चेक। तो जब आप x = 2 के लिए करोगे तो लेफ्ट लिमिट के लिए निकालोगे, राइट लिमिट के लिए निकालोगे और इक्वल के लिए निकालोगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने लेस देन 2 के लिए और ग्रेटर देन 2 के लिए तो कुछ निकाला ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर क्यों नहीं निकाल रहा हूँ। मान लो कि मैंने इस पॉइंट को लिया 3, अब इस 3 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, इसके राइट में भी यही फंक्शन है और इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन है, इसलिए हमें 3 के लिए -3 के लिए या +3 के लिए या किसी भी नंबर के लिए निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। लेकिन अगर मैं 2 की बात करूं, ये 2 है, इस 2 से अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो मेरे पास फंक्शन है 2x + 3, जब मैं राइट की बात करूंगा तो वहां पर भी मेरे पास 2x - 3 है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो दोनों फंक्शन तो सेम नहीं है ना, अलग अलग है। कभी कभी अलग अलग फंक्शन में वैल्यू सेम आ जाता है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लेस देन के लिए नहीं किया, ग्रेटर देन के लिए नहीं किया, लेकिन मैं इक्वल टू के लिए चेक करने जा रहा हूँ। सो नाउ फॉर x = 2 हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx, यानी LHS निकाल रहे हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, fx की वैल्यू टेंड्स टू 2, देखो 2 माइनस का मतलब है लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए हमारे पास fx की वैल्यू है 2x + 3। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए परेशानी नहीं है कि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ तो कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर होता तो नॉट डिफाइन आता, अगर रूट होता तो नॉट डिफाइन आता। तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 × 2 = 4 और +3 जो कि 7 आ गया। अब हम निकालेंगे RHS, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, जो कि आया लिमिट x टेंड्स टू 2, fx की वैल्यू 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 में हमारे पास है फंक्शन 2x - 3, मतलब हमने जब इसके लेफ्ट लिया तो 2x + 3 लिया और राइट लिया तो 2x - 3 लिया। तो बच्चों जब यहाँ पर आप वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 × 2 = 4 - 3 जो कि 1 आ गया, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, यानी कि LHL is not equal to RHL, so fx is, so limit does not exist, so limit does not exist, so fx is discontinuous at x = 2। कहने का मतलब है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, केवल 2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। हेंस यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस fx is continuous at all point except
एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमेशा ऐसा होगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। अभी आप अगर अगले क्वेश्चन की बात करो, यहाँ हमने क्या किया कि 2 मतलब फंक्शन आपको दिखा दिया मैं, 2 से लेफ्ट के लिए कंटिन्यूअस है, 2 से राइट के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन जब हमने 2 को निकाला तो हमारा कंटिन्यूअस नहीं आया। लेकिन ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। हम अब अगले ही क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाई देगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आपको क्वेश्चन में 2 इंटरवल्स दिख रहे हैं, 2 जगह हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। इसमें पार्टीशन हो रहा है 2 जगह से, एक -3 एक +3। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, क्वेश्चन आप लिख लेना, हमारे पास एक -3 है और एक +3 है। तो बच्चों -3 से लेफ्ट के लिए आपके पास है mod x +3, फंक्शन का नाम है mod x +3। और -3 से +3 के बीच की अगर बात करो तो माइनस का 2x है, और +3 से बड़ा की अगर बात करो तो 6x + 2 है। ये ध्यान से देख लो, क्वेश्चन तो आपके बोर्ड पे कॉपी में बुक में लिखा ही हुआ है, वो नंबर लाइन में समझाया हूँ, इससे आपको काफी समझने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू, मेरे पास चेक करने के लिए पॉइंट है -3 और +3। मैं पिछले क्वेश्चन में तो आपको समझाया, अलग अलग दिखाया, उतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आप ये पार्टीशन पॉइंट है इन्हीं पर चेक कर लो। ये क्लियरली दिख रहा होता है कि ये लीनियर फंक्शंस हैं, अपने अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, और आपको केवल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो बिना मतलब का क्वेश्चन लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू -3, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, बच्चों -3 माइनस का साइन ऊपर लगाया हमने, इसका मतलब हो गया लेफ्ट लिमिट, आपने 11 में भी पढ़ा है, fx यानी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, यानी कि लेस देन -3 के लिए आप fx देखो तो आपके बुक में भी दिया हुआ लेस देन -3 के लिए mod ऑफ x एंड +3, यानी कि ये वाला फंक्शन। तो बच्चों अब आप यहाँ पर बात वही है कि अभी मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब हमें लिमिट पुट करने की बारी आती है, 11 में भी आपने पढ़ा था, तो पहले हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर डायरेक्ट पुट करने पर नॉट डिफाइन आ रहा होगा तभी हम उसको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो मुझे तो यहाँ नॉट डिफाइन होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि ना तो इसमें कोई डिनोमिनेटर है ना ही कोई इसमें रूट है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो mod के अंदर -3 और +3, और जैसा कि आपको पता है कि mod से बाहर, mod में अगर निगेटिव होता है तो बाहर माइनस का साइन एक और लग जाता है। तो ये हो गया 3 + 3 जो कि वैल्यू आ गई 6। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, -3 प्लस का मतलब होगा -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा में क्या है वैल्यू हमारे, बोर्ड पे देखो, तो -3 से बड़े में हमारी वैल्यू है माइनस का 2x, यानी कि -2 इंटू -3 जो कि 6 आ गया। बच्चों ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। अब हमें क्या करना है, LHL इज इक्वल टू RHL, सो लिमिट एग्जिस्ट। अब हमें निकालनी है f ऑफ -3, यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। तो क्वेश्चन में देखो इक्वल टू किस में है, तो आप देखोगे ध्यान से तो इक्वल टू आपका फर्स्ट वाले लाइन में है, यानी कि mod के अंदर -3 और +3, ये वाला इक्वल टू में भी है, यहाँ पर ये क्लोज है, यहाँ इक्वल टू में नहीं है लेकिन यहाँ ये क्लोज है, हाँ उसमें भी इक्वल टू में भी है, इधर भी। तो ये -3 + 3 का मतलब हो गया 3 + 3 और 3 + 3 का मतलब 6 हो गया, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3, सो fx इज कंटिन्यूअस at x इज इक्वल टू -3 आल्सो, यानी कि हमें -3 से छोटा पर तो कंटिन्यूअस था ही, अभी -3 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। अब आपको +3 पर चेक करना है, यानी कि फॉर x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर आप LHL निकाल रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, देखो ये -3 था तो मैं -3 लिखा था, ये +3 का माइनस का मतलब हो गया कि +3 का लेफ्ट लिमिट 3 माइनस f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वैल्यू, मतलब कि 3 fx की वैल्यू जो है x
लेस देन 3 के लिए, तो बच्चों लेस देन 3 में हमारे पास fx है -2x। देख रहे हैं ना, ये -3 से जो बड़ा है +3 से छोटा है, तो -2 × 3 हमारी वैल्यू आ गई -6। अब आपको निकालना है RHL, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यानी ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए आपको दिख रहा है 6x + 2, तो 6x + 2 यानी कि 6 × 3 + 2, तो 6 3 जा 18 + 2, बच्चों ये 20 आ गया। क्या LHL और RHL इक्वल है? नो, LHL is not equal to RHL, so limit does not exist। यानी कि एक पॉइंट हमें मिल गया जहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो x is equal to 3 is only point of discontinuity। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें केवल एक पॉइंट मिला जहां पर कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी -∞ से +∞ के बीच में there is only one point where our function is not defined, so there is only one point where left hand limit and right hand limit are not equal, hence on that point the given function is not continuous, so x is equal to +3 is the only point of discontinuity। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखोगे तो दोनों एक जैसा दिख रहा होगा। मैं आपको इसमें एक 8th क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर 9th आपका हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में यू आर गिवन fx is equal to mod x अपॉन में x, mod x अपॉन में x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी बात वही है कि यहाँ का जो पार्टीशन वैल्यू है वो 0 है। 0 से लेफ्ट के लिए, मतलब नंबर लाइन पर हम इसको देखें तो 0 से लेफ्ट के लिए mod x अपॉन में x है, और 0 से राइट के लिए आपको 0 से लेफ्ट राइट के लिए भी वही है mod x अपॉन में x, और जो पॉइंट 0 है उसके लिए 0 है। नॉट इक्वल टू का मतलब यही होता है या तो लेस देन या ग्रेटर देन। तो हम एक एक करके निकालेंगे। पहले LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, क्योंकि पॉइंट हमारा 0 है, 0 माइनस fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx में आ जाएगा हमारा mod x और अपॉन में x। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर कि जब हमारे पास 0 है और 0 से लेफ्ट और 0 से राइट करना होता था, तो आपको याद होगा आपने 11th क्लास में 0 + h और 0 - h की बात की थी, तो मैं उसका इस्तेमाल यहाँ करवा रहा हूँ। यानी अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ मतलब 0 - h और नीचे हो गया 0 - h। तो बच्चों जब mod से 0 - h बाहर निकलेगा तो h होगा, लेकिन नीचे होगा -h, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। जब आप निकालोगे RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x अपॉन में x, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, mod के अंदर 0 प्लस h और नीचे हो गया 0 प्लस h। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ऊपर h बाई नीचे h ही हमारा 1 आ जाएगा। वैसे भी अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो नेगेटिव में तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे तो नेगेटिव ही रहेगा, तो -1 आएगा। लेकिन पॉजिटिव में ऊपर और नीचे दोनों ही पॉजिटिव है तो +1 आएगा। यानी कि LHL
इज नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ LHL और RHL इक्वल नहीं आया, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो fx is discontinuous at x is equal to 0। अब इसी के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप ध्यान से देखो तो लेस देन का मतलब आपको दे रखा है x अपॉन मॉड x, तो लेस देन में जब हम LHL में निकालेंगे तो -1 आएगा, और ग्रेटर देन में या इक्वल टू में दोनों में आपको -1 दे रखा है, तो यहाँ आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका -1 दे रखा है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही इजी हैं, आप 10th 11th 12th क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। जो मैं आपको 14 15 भी ओरली समझा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, वो अपने अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन आप अगर जो इसके एंडिंग पॉइंट पर चेक करोगे तो आपको कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो आप मेरे से पूछना। क्वेश्चन नंबर जो आपको 21 दिख रहा है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपकी जो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है। जैसे अभी मैं आपको पीछे बताया था थ्योरम नंबर 1 में, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अगर वो दोनों ही कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर आपको sin x अपॉन cos x नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता होगा कि sin x अपॉन cos x जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एवरी पेयर। तो इस तरह से केवल आपको इसमें प्रॉपर्टीज लिखनी है कि वी नो दैट कि sin x and cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी sin x plus cos x will also be continuous, hence fx is continuous function। ऐसे ही sin x minus cos x is also continuous, hence fx is हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। इसी तरीके से प्रोडक्ट वाला भी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, वो ये आसान है, आपको उसमें लिखने की केवल बात है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और वो आपका पेपर में वही आने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस होगा। ना अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये कंटिन्यूटी में ही है। अभी हमने एक जो वीडियो में देखा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे को फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे रखा है तो हम कैसे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर आप 26 नंबर क्वेश्चन की बात करो तो यू आर गिवन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सीधे सीधे आपको लिखना होगा, क्वेश्चन आप देख लेना कि since fx is continuous at x is equal to pi by 2, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि हमारा फंक्शन जो है वो pi by 2 के लिए कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से x टेंड्स टू pi by 2 is equal f of x is equal to f of pi by 2। तो लिमिट x टेंड्स टू pi by 2, fx की वैल्यू मतलब टेंड्स टू pi by 2 पर fx की वैल्यू k cos x अपॉन pi minus 2x, k cos x अपॉन pi minus 2x is equal to pi by 2 पर हमारे पास वैल्यू है 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से k और नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे। ये क्यों कॉमन लिया जा रहा है अभी आपको पता लग जाएगा। ऊपर हमारे पास बच गया केवल cos x और नीचे हो गया pi by 2 minus x। अब आपको याद होगा हमने लिमिट्स में फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x की वैल्यू 1। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि pi by 2 minus x को y सपोज कर रहा हूँ। अब बच्चों pi by 2 minus x को अगर आप y सपोज करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x अगर उधर जाएगा तो x जो है वो pi by 2 minus y हो जाएगा, एंड एज x टेंड्स टू pi by 2 है तो y टेंड्स टू क्या होगा, अगर हम x के जगह पर pi by 2 रख देंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y टेंड्स टू 0 हो गया। हमारा क्वेश्चन बन गया k by 2
लिमिट y टेंस टू 0 cos x के जगह पर हमारा आ गया π/2 माइनस वाई, π/2 माइनस वाई, और अपॉन में π/2 माइनस x के जगह पर हो गया y। ध्यान से देखोगे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पर रख दी जो मैंने निकाला था π/2 माइनस वाई, और π/2 माइनस x को आपने y सपोज कर दिया था। ये हमारे पास इक्वल टू में 3 है। अब आप मुझे बताओ cos 90 माइनस थीटा का कोई फॉर्मूला होता था, cos 90 माइनस थीटा, तो k अपॉन में 2 लिमिट y टेंस टू 0 और cos π/2 माइनस थीटा इज sin थीटा यानी कि sin y और अपॉन में y इज इक्वल टू 3। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया। अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, लेकिन इसके जगह पर अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस के लिए इसका इक्वल होना जरूरी होता है, डिसकंटीन्यूअस के लिए इसका नॉट इक्वल टू होना हो जाएगा। ये जहां जहां इक्वल का साइन है ना वहां नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा, और फाइनली आंसर जो हमारा k इज इक्वल टू 6 आया है वो उसके जगह पर k इज नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 ऐसे ही होने हैं। मैं आपको एक 30 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के विषय में बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको a और b दो टर्म की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ दो आपका पार्टीशन पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट है जो कि पूरे इंटरवल को डिवाइड कर रहा है। पूरा इंटरवल आपका r है, और जो पूरा r होता है उसमें आपको दो पॉइंट यानी कि 2 और दूसरा 10। तो 2 से स्मॉलर देन के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू 5 दे रखा है, और 2 से 10 के बीच के लिए आपका ax प्लस b दे रखा है, और 10 से ग्रेटर देन के लिए आपको वैल्यू दे रखा है 21, यानी 2 से स्मॉलर देन में ये आएगा, ग्रेटर देन में ये आएगा, 10 से स्मॉलर देन में ये आएगा, ग्रेटर देन में ये आएगा, फिर दो इक्वेशन बन जाएगा। अब लिखेंगे कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन so limit x tends to 2 f of x is equal to f2 and limit x tends to 10 fx is equal to f of 10। limit x tends to 2 fx की वैल्यू तो 2 में हमारे पास 5 है, लेस देन इक्वल टू वाला हम ले लेंगे, इसमें इक्वल टू वाला इसमें आएगा, और यहाँ पर ax प्लस b है, ax प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। क्योंकि जैसा आप हर क्वेश्चन में देख रहे हो जब आपका डायरेक्ट वैल्यू डिफाइंड है तो हम वैल्यू नहीं पुट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 fx इज इक्वल टू f10, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10 वही ax प्लस b और इक्वल टू में हमारा 21 दे रखा है, यानी कि 10a प्लस में b की वैल्यू 21 आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो लीनियर इक्वेशन हैं, 10a प्लस b बराबर 21 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ऑन सब्सट्रैक्शन माइनस 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 b कैंसिल, 10a माइनस 2a 8a 16, a इज इक्वल टू 16 अपॉन में a 2 आ गया, यानी a की वैल्यू 2 आ गई। स्टूडेंट जैसा आपने 10th में पढ़ा है, अगर a की वैल्यू आ गई इनमें किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपको b मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, तो 10 इंटू 2 प्लस में b बराबर 21, 20 प्लस b बराबर 21, तो b की वैल्यू 21 माइनस 20 यानी b की वैल्यू 1 आ गया। तो a की वैल्यू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 हो गया,
क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे रखा है, इसलिए ए और बी की हमने वैल्यू निकाल दी। अब ये वैल्यू हम इसमें भी रख के देख लेंगे, जैसे यहाँ पर निकालते इसमें रख के देख लेंगे, सर्कल कोई गलती होगी तो पता चल जाएगा। अगर आप ए को यहाँ पर 2 पुट करते हो तो 2 2 जा 4 और प्लस में बी यानी कि 1, तो 4 + 1 जो है वो 5 है, यानी हमारा आंसर जो है सही है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन देख रहे हो वो बिल्कुल ही आपको लैंग्वेज ही दिखने वाला है, जो बाकी आप देखो नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। जो एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 है उसी के तरह ही आपको इसमें केवल स्टेटमेंट लिखना है। बाकी जो मेरा मेन मकसद था कंटिन्यूटी का आपको कॉन्सेप्ट देना, वो कंटिन्यूटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। जिस जिस क्वेश्चन में आपको असुविधा होगी वो बताना, मैं उसको सॉल्व करके और आपको गूगल मीट पर डॉक्यूमेंट शेयर के तहत आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।